Hello student, good morning. I am Pradeep Sharma. Today we are going to start the lecture number 3 of the chapter Digestion and Absorption. In previous lectures, we discussed about the structure of the digestive system of human being. Digestive system of human being is divided in two categories, two parts. First one is alimentary canal and second one is accessory glands. Already we have discussed about the structure of that part. Right now we are going to start the digestion of food. Earlier classes you have studied that digestion of food is completed or accomplished by two processes. One is mechanical, another one is chemical. I think you all are familiar with the mechanical and chemical process. Mechanical means no chemicals are included, right? Mastication of the food by the teeth, mixing with the saliva by the tongue. This type of digestion, this type of mastication of food, that is mechanical digestion. And chemical digestion means chemicals are added. It means enzymes are secreted and that enzyme digests the food, like carbohydrate, fats that are digested, proteins. So let we start. The digestion start from the first part, that is our buccal cavity. Buccal cavity perform two major function. First one, mastication of food and second one, facilitation of swallowing. यानी फूड जो है उसका मेस्टिकेशन होगा, उसको चबाया जाएगा, एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलविंग यानी उसके बाद उसको स्वेलो किया जाएगा. इन ओरल कैविटी टीथ एंड टंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. टीथ एंड टंग with the help of saliva. Already we have discussed salivary gland in the oral cavity. Salivary gland secrete the saliva. So with the help of teeth and tongue, saliva is mixed with the masticated food प्रॉपरली. म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है हेल्प इन ल्यूब्रिकेटिंग, वो फूड को क्या करता है, ल्यूब्रिकेट कर देता है, चिकना कर देता है. एंड एडहरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स, और जो मेस्टिकेटेड जो फूड पार्टिकल्स है उसको उसमें जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, वो ल्यूब्रिकेट हो जाता है, तब अपन उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं. क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं. एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो 2 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे चले जाते हैं. जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी पोर्शन है वो समझ में नहीं आएगा. अब ये पोर्शन समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, क्योंकि जो डायग्राम्स जो आपने बनाया वो आप साथ में लेकर के बैठे, ताकि जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप इसको कंपेयर करते जाएँ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएँ. क्लियर है. द बोलस इज देन, अब बोलस यानी जो ओरल कैविटी में जो फूड है जिसका मेस्टिकेशन हो गया है और उसके साथ सलाइवा मिला करके उसको ल्यूब्रिकेट कर दिया, उसको अपन बोलस कहते हैं. बोलस इज देन कन्वेट इनटू द फेरिंग्स. अब ओरल कैविटी के नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है बताइएगा आप मुझे. यस, फेरिंग्स आता है. तो बोलस है वो फेरिंग्स में आएगा एंड देन इनटू द ईसोफेगस, वहाँ से ईसोफेगस में आ जाएगा. कौन सा प्रोसेस आएगा, बाई स्वेलोइंग, यानी उसको निगल लिया जाएगा. एंड दैट स्वेलोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड डेग्लूटिशन. डेग्लूटिशंस, ध्यान रखें, डेग्लूटेशन क्या होता है, स्वेलो करना, फूड को निगलना. अब आपको पता है कि ओरल कैविटी में मेस्टिकेशन होने के बाद यानी मैकेनिकल डाइजेशन होने के बाद जो फेरिंग्स और जो ईसोफेगस होता है उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, राइट. द बोलस फर्दर पासेज डाउन थ्रू द ईसोफेगस. अब ईसोफेगस के अंदर मूव करता है ना. ईसोफेगस के अंदर मूव कैसे करेगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, यानी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगी, वेव्स प्रोड्यूस होगी और फूड पे प्रेशर पड़ेगा और फूड नीचे आता जाएगा. एंड दैट टाइप ऑफ मस्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड peristalsis. Already we have studied in the 10th class also. This type of peristalsis movement accomplished. Gastroesophageal sphincter. Already अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें पे अपन स्पिंक्टर पढ़े थे. Gastroesophageal sphincter कहाँ होते हैं, यानी ईसोफेगस के अंदर, और आपका स्टमक जब स्टार्ट होता है, यानी ईसोफेगस से जब स्टमक में फूड आता है तो वहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, वहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है. स्पिंक्टर का आप यूँ समझ लीजिए एक गार्ड की तरह काम करता है, वो कंट्रोल करता है फूड का पासेज स्टमक के अंदर. ठीक है. अब अपने मैकेनिकल डाइजेशन की बात की तो यहाँ पर केमिकल डाइजेशन की ओरल कैविटी के अंदर बात करना जरूरी है. द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रेट होती है उसमें क्या क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एंजाइम्स.
एंजाइम्स क्या होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है, ठीक है। अब केमिकल प्रोसेशन ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या डाइजेशन होता है देखिएगा। हाइड्रोडिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, यानी कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने वाला जो एंजाइम्स है। अब कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने वाला एंजाइम्स कौन सा है? जो अपने 10th क्लास में पढ़ा था वही होगा ना, एंजाइम्स को अलग थोड़ी आएंगे, थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ लेंगे। सेलेवरी अमाइलेज इसमें होता है। तो सेलेवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करेगा यानी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, सेलेवरी अमाइलेज अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। 30% ऑफ द स्टार्च, यानी जो भी स्टार्च है उसका 30% जो डाइजेशन है, जो हाइड्रोलाइज है, वो कौन एंजाइम कर देता है? सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम कर देता है। उस समय उसको जो पीएच चाहिए वो कितनी चाहिए? 6.8 पीएच के ऊपर वो काम करता है। और आपका जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च वाला पोर्शन है उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इंटू डाइसेकेराइड, यानी आपका जो माल्टोज है वो क्या है? डाइसेकेराइड है। आपका स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अपन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट उसको सेकेराइड अपन कहते हैं, ठीक है। अब सेकेराइड एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। यानी पॉलीसेकेराइड जो होता है यानी एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेकेराइड की यूनिट्स होती है। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट होती है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया। मोनोसेकेराइड के बाद में आपका डाइसेकेराइड आता है। डाइसेकेराइड में एक से ज़्यादा यानी 2 इसमें सेकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ती हैं। और डाइसेकेराइड के बाद में आपका क्या आता है? पॉलीसेकेराइड आता है, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं। अब आपको पता, अपने जो भी फूड लिया है वो क्या आएगा? सारा कॉम्प्लेक्स फूड होगा ना, डाइजेशन तो उसका होना अभी तो कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका मतलब अपने पास पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड को अपन डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्टली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अपने डाइजेशन जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन सिंपली क्या होगा? पहले जो आपका सेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होगा, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड है, उसको डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 30% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म से एमसीक्यू क्वेश्चन नीट के अंदर बन सकता है। 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय द एंजाइम एंड पीएच वगैरह 6.8 मेंटेन की जाती है। डाइसेकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइसोजाइम यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है? लाइसोजाइम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। आपके फूड के साथ में यदि कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको वो क्या कर देगा? किल कर देगा। ये इतना जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर यानी ओरल कैविटी के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई? म्यूकोसा, अब फूड कहाँ आ गया? फेरिंग्स से आ गया, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। 3 मेजर टाइप की इसके अंदर सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? ध्यान से सुनिएगा, आपने इतना ही पढ़ा था 10th क्लास में, यहाँ ये थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेल्स होती है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल होती है। अब म्यूकस नेक सेल होती है तो वो किसका सिक्रेशन करेगी जी? म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। क्लियर है? सेकेंड होती है पेप्टिक और चीफ सेल। पेप्टिक और चीफ सेल वो क्या करेंगे? एक एंजाइम बनाएंगी। एंजाइम कौन सा बनाएगी? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। मैंने आपको बताया था कि जहाँ प्रो वर्ड लग जाता है उसका मतलब इनएक्टिव होता है, यानी इनएक्टिव एक एंजाइम बनाएगी जिसका नाम क्या होता है? पेप्सिनोजन होता है। पहले इनएक्टिव होता है, बाद में ये एक्टिव हो जाता है। और थर्ड सेल अपने पास उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होती है पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटिक और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रेशन करती हैं और कुछ ऐसे इंट्रेंसिक फैक्टर्स भी बनाती हैं। और ये इंट्रेंसिक जो फैक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इंट्रेंसिक फैक्टर है वो किसके लिए ज़रूरी होती हैं? विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करने के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर ज़रूरी होता है। तो विटामिन B12 का बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन हो, इसके लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। कौन सी सेल सिक्रेट करती हैं? पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करती है। तो ये 3 सेल्स होती हैं, तीनों का अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तीनों को अच्छे से समझें, ध्यान रखें। बात समझ में आ गई? वापस रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट म्यूकस नेक सेल, म्यूकस का सिक्रेशन।
सेकंड पेप्टिक और चीफ सेल सिक्रेशन किसका, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का। और पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl का सिक्रेशन करती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सिक्रेशन करती हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या होता है, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करती है। क्लियर हो गया यहाँ से। ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं, तीनों अलग अलग। अपन ने क्या पढ़ा था, इनके प्रोडक्ट पढ़े थे डायरेक्टली, लेकिन सीक्रेट कौन करता है अपन ने सेल्स को भी जान लिया है। फर्स्ट म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक चीफ सेल, थर्ड पैरेटल ऑक्जेंटिक सेल्स। आगे बढ़ते हैं। यस, द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। स्टमक में ये डाइजेशन होने के बाद जो फूड होता है, यानी जो फूड होता है वो 4 to 5 आवर्स तक रहता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। द फूड मिक्सेज थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। अब अपन ने यहाँ 3 चीज़ देखी थी, क्या क्या सिक्रेशन होता है, HCl का सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है और एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। अभी ये इनएक्टिव है, ठीक। द फूड मिक्सेज थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर जो फूड है वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, यानी इन तीनों का जो मिक्सचर है वो जूस हो गया, जूस के साथ मिक्सचर हो जाता है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन इसमें हुआ है। अब मिक्स कैसे होगा, बाई चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। इसकी जो वॉल होती है, मस्कुलर जो वॉल होती है, इसका चर्निंग मूवमेंट होगा, प्रॉपर्ली उसको क्या कर देगी, मिक्स कर देगी। और उस फूड को अपन क्या कहेंगे जी, काइम कहेंगे। आपकी ओरल कैविटी में जो फूड था उसको अपन क्या कह रहे थे, आप लिख करके बताएं मुझे। यस, बोलस अपन कहते हैं। और स्टमक में जो फूड होता है उसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अब देखिएगा तीनों आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही पेप्सिनोजन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सपोजर होगा तो क्या हो जाएगा, जो इनएक्टिव प्रो एंजाइम था वो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो पेप्सिनोजन था वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आएगी बात। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एक्सपोजर टू हाइड्रो गेट कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। अब पेप्सिन जो होता है वो उसकी नेचर कैसी होती है, नेचर का भी ध्यान रखना, प्रोटियोलिटिक नेचर होती है। प्रोटियोलिटिक नेचर, प्रोटीलिटिक नेचर का मीनिंग होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब प्रोटीलिटिक नेचर का जो पेप्सिन जो है वो प्रोटीलिटिक नेचर का जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, वो एक्टिव हो गया। अब क्या होगा, आगे फंक्शन पढ़ते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो आइंस हैं उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, एक तो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियल, यानी म्यूकस की जो म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है, म्यूकोजा अपन ने पढ़ी थी, गट की जो क्रॉस सेक्शन देखा था उसके अंदर, तो उसकी एपिथेलियम है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन, म्यूकस करता है। किससे करता है, HCl से बचाता है ओबियसली, क्योंकि हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन वहाँ पे हो रहा है। HCl का और फंक्शन क्या होता है, ये एसिडिक नेचर में होते हैं, यानी इसकी pH क्या होती है, 1.8 होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें इसको, 1.8 pH होती है। और ये 1.8 pH होती है वो पेप्सिन एंजाइम के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे उसको pH कितनी चाहिए, 1.8 चाहिए। 1.8 pH कौन प्रोवाइड करवाता है इसको, HCl प्रोवाइड करवाता है। बात यहाँ तक समझ में आएगी। रेनिन जो एक एंजाइम होता है वो भी प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होता है, वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट क्या होते हैं, जो स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, मिल्क पीते हैं ना, दूध पीते हैं, और तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है, डाइजेशन होता है मिल्क प्रोटीन, कैसिन होता है उसके अंदर। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रेट करता है, बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट करता है, इसलिए अपन इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो एक बार वापस स्टमक जो है उसका मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। स्टमक में क्या होते हैं, 3 सेल्स होती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, HCl का सिक्रेशन करती है और प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन प्रोटीलिटिक नेचर के अंदर होता है, यानी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। म्यूकस जो होती है वो क्या करती है, लुब्रिकेशन का भी काम करता है। और सेकेंड जो काम करता है वो उसकी जो स्टमक की जो वॉल्स होती है, मस्कुलर जो वॉल्स होती है, म्यूकोजल एपिथेलियम जो होती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है HCl की कोरोसिव इफेक्ट से। HCl का फंक्शन क्या होता है, HCl जो होता है वो ऑप्टिमम pH को प्रोवाइड करवाता है ताकि आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या रहे, एक्टिव रहे। ठीक है, एक दूसरा एंजाइम भी अपने पढ़ा है, रेनिन जो है, रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है आपका, कैसीन होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक अपने पढ़ा डाइजेशन स्टमक तक।
अब अपन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या पढ़ेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, और थोड़ा सा डिटेल में है तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ तक का वीडियो है जो आप अच्छे से देखें, समझें, नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आ रही हैं जो हाईलाइट हो रही हैं उनको आप लिखें, जो जो मैंने इंडिकेशन किया है उसको लिखें, ताकि आपके नोट्स अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।